नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश वर्णवाल जी की पुस्तक है, उसकी श्रृंखला हमारी चल रही है। उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं और ये हमारा दूसरा एपिसोड है मॉडर्न हिस्ट्री का। और आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से आगे। तो 1857 की जो क्रांति है, 1857 रिवॉल्यूशन, ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो यह विद्रोह जो है बैरकपुर की छावनी में पश्चिम बंगाल में पड़ता था। वहाँ से यह विद्रोह की भावना भड़की और इसको भड़काया किसने? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने। कई बार से यहाँ से रेजिमेंट पूछा गया है कि मंगल पांडे का रेजिमेंट कौन सा था? 34वां रेजिमेंट। और बैरकपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। लेकिन 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुई ऑफिशियली? मेरठ से हुई 10 मई 1857 को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और चपाती जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह था 1857 की क्रांति का। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, और इस तरह से भावनाएं भड़काई गई धार्मिक तौर पे भी, और इसके और कई भी कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण यही था कि राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। और जो लोग मांसाहारी नहीं हैं उनके लिए भी था, और मुसलमानों को भी इस पर शक था कि उनको बताया गया कि इसमें जो है सुअर उनके लिए मतलब माना जाता है। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीति सब कारण रहा। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव भी इस पर हावी रहे, जिन्होंने 1857 की विद्रोह को जन्म दिया। सबसे बड़ा रीज़न अगर राजनीतिक में चर्चा की जाए तो हड़प नीति जो डलहौजी की थी उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, हड़प नीति का भी प्रभाव रहा। लेकिन तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग को माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल, जो इस विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय बनेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में इस क्रांति के बाद 1858 का आता है आपका एक्ट। ठीक है, उसके द्वारा इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो अधिकार छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय चार्ल्स पाम्पस्टन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। चिन्ह क्या था? कमल और चपाती। विद्रोह स्टार्ट कब से हुआ? 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, और इसको भड़काया कौन था, यानी इसकी जागृति कहाँ से हुई? तो 34वें रेजिमेंट बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे के द्वारा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो जो सैनिक थे वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए और वहां पर जो तत्कालीन मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, या द्वितीय भी कहा जाता है उसको, बहादुर शाह द्वितीय, उनको उनको सैन्य उनके उनको बादशाह घोषित कर दिया गया भारत का, और उनके सैन्य नेतृत्व में विद्रोह का आह्वान किया गया। तो सबसे पहले सैनिक जो है वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे अवध से थे। ठीक है, अवध का मतलब हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ वगैरह, लखनऊ, वाराणसी, ये सब। अब आगे देखते हैं 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। 1857 के विद्रोह सक्सेसफुल नहीं होने का कारण था कि जो केंद्रीय संगठन थी उसकी कमी थी, और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया था। वो काफ़ी बूढ़े हो चले थे, तो उन्होंने पहले तो स्वीकार नहीं किया, फिर उनको धमकाया गया कि या तो आप मेरे हाथों मारे जाइए, नहीं तो आप सैन्य नेतृत्व में लड़िए। मजबूरन उनको इस युद्ध में शामिल कर लिया गया, तो शामिल हो गए वो अधूरे मन से। उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ
62 में उनका निधन ही हो गया। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में हराया और हराने के बाद उसने इनको इकलौता मतलब झांसी का मर्द कहा इसे लक्ष्मीबाई को। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। यही कारण था कि असम में कोई और नेतृत्व कर रहा था, झांसी में कोई और, लखनऊ में कोई और, यानी कि केंद्रीय संगठन की कमी रही और सुनियोजित तरीके से नहीं किया जा सका। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था उस समय, 1857 की क्रांति के समय। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर से। तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो तात्या टोपे, जिनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में कानपुर से विद्रोह हुआ था, तात्या टोपे के नेतृत्व में, और लीडर थे नाना साहब, सेनापति था तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग मूल नाम था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति बनाया था? तो दिल्ली से जो मुगल बादशाह लड़ रहे थे तो उसका सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ से लड़ रहे थे और वहाँ पर विद्रोह का दमन किसने किया था। तो सबसे पहले दिल्ली की बात आएगी। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, जिसका सैन्य नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां, और निकलसन और हडसन विद्रोह को दबाए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल युद्ध कर रही थी और उसके साथ ब्रिटिश कादिर भी थे। कैंपबेल ने उसके विद्रोह को दबाया। झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। ह्यूरोज ने उस विद्रोह को दबाया। कानपुर से नाना साहब सैन्य नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब सैन्य नेतृत्व था तात्या टोपे का। यहाँ भी कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया। लखनऊ और इलाहाबाद का भी कैंपबेल ने दबाया। आगे है इलाहाबाद, ग्वालियर का दबाया, नहीं कानपुर का, लखनऊ और कानपुर का दबाया। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ रहे थे और कर्नल नील ने वहाँ के विद्रोह को दबाया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे, जिनके लिए 50,000 का इनाम रखा गया था उस समय। ठीक है, उनको पकड़ने के लिए। तो मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे, कर्नल नील ने वहाँ के विद्रोह को दबाया। तो इलाहाबाद और फैजाबाद के विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया। जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह लड़ रहे थे और यहाँ पर विद्रोह दबाया विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। ठीक है, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसके विद्रोह को दबाया। बरेली से खान बहादुर खान लड़ रहे थे और विंसेंट आयर जो है वहाँ पर विद्रोह को दबाया। फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़ रहे थे और उसके विद्रोह को जनरल रेनाल्ड ने दबाया। एक बार रिपीट करेंगे, सबसे पहले विद्रोह देखेंगे नेतृत्वकर्ता। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बख्त खां सैन्य नेतृत्व। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला। दिल्ली से विद्रोह को दबाया निकलसन और हडसन ने। लखनऊ के विद्रोह को दबाया कैंपबेल ने। झांसी के विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया। कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल ने ही दबाया। इलाहाबाद के विद्रोह को लियाकत अली कर रहे थे नेतृत्व, दबाया कर्नल नील ने। फैजाबाद से अजीमुल्ला लड़ रहे थे, विद्रोह को दबाया कर्नल नील ने। जगदीशपुर से लड़ रहे थे वीर कुंवर सिंह, विद्रोह को दबाया विंसेंट आयर और टेलर ने। बरेली से खान बहादुर खान लड़ रहे थे, इनके विद्रोह को दबाया विंसेंट आयर ने। फतेहपुर से अजीमुल्ला लड़ रहे थे और इस विद्रोह को दबाया जनरल रेनाल्ड ने। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, उन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। अब आइए 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात कौन सा एक्ट आया? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया और इसके द्वारा
भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ऑफिशियली 1 नवंबर 1858 से भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा हो गई। वर्ष 1857 और इसी दिन जो है मुगल सत्ता को ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया, मुगल वंश को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो पील कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, पील कमीशन का गठन भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का पहला वाइसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को, चूँकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल यही थे और इन्हीं के काल में ये घटना हुई 1857 का विद्रोह, जिसको बहुत सारे इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है और बहुत सारे इसके आलोचक भी रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। उस समय मिर्जा गालिब थे जो कि आलोचक थे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में कौन भाग नहीं लिए थे? तो जो एजुकेटेड क्लास थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदार, ये दोनों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान पहले भारतीय भाषा में लिखने वाले थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया और विद्रोह को दबाया कौन था? विंसेंट आयर और टेलर ने दबाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की? तो सबसे ज़्यादा सहायता ग्वालियर के सिंधियाओं ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक देखते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो बी.डी. सावरकर ने लिखा है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। 1857 एस.एन. सेन की पुस्तक है जो कि भारतीय इतिहासकार हैं। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स की पुस्तक है। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी की पुस्तक है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। 1857 एस.एन. सेन की पुस्तक है। वहीं सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार की पुस्तक है। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स की पुस्तक है। अब कुछ इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, इसलिए इनके पुस्तक का नाम भी है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को आज़ादी की पहली लड़ाई माना था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था आउटरम और टेलर ने। जेम्स आउटरम और टेलर ने इसे एक षड्यंत्र कहा था कि यह षड्यंत्र के तहत यह विद्रोह किया गया है। और आपको पता हो कि इसी रिपोर्ट के आधार पे लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर उनसे छीन लिया गया था, उनसे सत्ता उनकी छीन ली गई थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये कटाक्ष है और यह कथन है आर.सी. मजुमदार का। ये इसे न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं जिसमें न प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये इसको कुछ मानते ही नहीं है। आर.सी. मजुमदार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन, जिनकी पुस्तक है 1857। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, यहाँ से कई बार मिलान करने के प्रश्न पूछे गए हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन जो कि सरकारी इतिहासकार हैं, वे मानते हैं कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ।
मतलब इनका कहना है कि वो धर्म के रूप में स्टार्ट हुआ था और अल्टीमेटली जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ख़त्म हो गया। अशोक मेहता का मानना था कि 1857 का विद्रोह, अशोक मेहता का पुस्तक था ग्रेट रिवेलियन, और उनका मानना था कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय था, ये राष्ट्रीय मानते हैं, इसलिए इनके पुस्तक का नाम भी है ग्रेट रिवेलियन। बीडी सावरकर तो इसे पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही मानते हैं। इनका मानना था कि यह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार का मानना वही है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। जॉन लॉरेंस का मानना है कि यह फुल्ली म्यूटिनी रिवोल्ट था, यानी कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, जॉन लॉरेंस का मानना है। बेंजामिन डिज़रायली का मत है, यह डिज़रायली का मत कई बार पूछा गया है, बेंजामिन डिज़रायली का मत है कि 1857 का विद्रोह जो है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, जॉन लॉरेंस का मानना था कि सिपाही विद्रोह था। आरसी मजूमदार का तो मानना ही नहीं है, वो तथाकथित मानते हैं इसे। पी रॉबर्टसन का मानना है कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। इनका मानना है कि यह एकमात्र सिपाही विद्रोह था। टी आर होम्स का मानना है कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। टी आर होम्स का मानना है कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम इसे हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानते हैं जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। रीज का मानना है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, और लास्टली जो पॉइंट है वो ये है कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, महिला होते हुए भी इसे पुरुष की संज्ञा दी, चूँकि उससे मुकाबला बहुत ही कठिन हुआ था। अब आइए प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह हुआ 1859-60 में, नील विद्रोह, और वहाँ पर पचकठिया प्रणाली चल रही थी। चंपारण में तो 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, यहाँ पर पचकठिया प्रणाली चल रही थी जिसके खिलाफ 1859-60 में नील विद्रोह किया गया। आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाइयों ने किया था। वैसे 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू का नाम आता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में लड़ा गया। वहीं नील विद्रोह जो है बंगाल के क्षेत्र में 1859-60 में लड़ा गया। बहाविया आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता था, हूल विद्रोह। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनकी पुस्तक आनंद मठ है जिसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में है और आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत की भी रचना है। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो संबलपुर में जो विद्रोह हुए थे उसके नेता थे सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह हुआ था जो कि कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के, मतलब रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के थे। कूका आंदोलन जो है, कूका आंदोलन 1840 से 72 के बीच पंजाब में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे गुरु राम सिंह। ठीक है, कुकी जनजाति है मणिपुर में, जबकि कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में गुरु राम सिंह के नेतृत्व में। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो जो मुंडा विद्रोह है उसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है और बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा उस समय तो बिहार से ही थे लेकिन झारखंड से कह सकते हैं, वर्तमान में वो झारखंड में है। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। और नील आंदोलन कहाँ हुआ? 1859-60 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह जो है वो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक, ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में।
फैरजी विद्रोह का नेता कौन था? फैरजी आंदोलन का नेता था दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का मूल उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग की गई थी, उसी का डिमांड था बढ़िया ताल विद्रोह, जो कि मुंगेर में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत ने किया था। बुधो भगत ने। मानव बलि प्रथा, मोरिया जिसे कहा जाता था, उसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा को बंद करने के कारण, यानी मनुष्य की बलि दी जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगाया था अंग्रेजों ने, जिसके खिलाफ खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को हराया था संथालों ने, और सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। संथाल आंदोलन को हुल आंदोलन भी कहा जाता है। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। और सन्यासी विद्रोह को दर्शाया कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में दर्शाया। अब जनजातीय विद्रोह की लिस्ट देखते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। चुआर जो जनजाति विद्रोह हुआ था वह राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। हो राजा पड़ाहत के नेतृत्व में। भील विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में। कोल विद्रोह बुधो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में। रंपा विद्रोह अल्लूरू सीताराम राजू के नेतृत्व में। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। खोंड जनजातियों ने मानव बलि प्रथा का विरोध किया था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और भील आंदोलन जो है दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह जो है वो राजमहल पहाड़ी में हुआ था, ठीक है। वहीं चुआर विद्रोह नानभूम और बीरभूम में। हो विद्रोह सिंहभूम और छोटा नागपुर में। भील आंदोलन जो है वह सेवाराम के नेतृत्व में भी हुआ था खानदेश में, और दूसरा भील आंदोलन दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। खासी विद्रोह खासी पहाड़ी में हुआ था, असम मेघालय में। कोल विद्रोह बूदो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर में। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में खोंडमल उड़ीसा में। संथाल विद्रोह राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार में। और भील आंदोलन जो है दौलत सिंह के नेतृत्व में। एक भील आंदोलन जो है सेवाराम के नेतृत्व में, दूसरा है दौलत सिंह के नेतृत्व में बांसवाड़ा और डूंगरपुर। पावना विद्रोह के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध नीति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थान पर किया गया था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट में हुआ था, जो कि 1921 में हुआ था, और इसका जो है 100 साल इसी वर्ष पूरा हुआ है 2021 में, ठीक है। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 में असम राज्य में चलाया गया था। गुरु राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? मूलतः भगत जवाहर माल के द्वारा की गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर जोर दिया था। किसान नागरिक विद्रोह को एक बार मैप पर रिवाइज करेंगे। पंजाब विद्रोह, पंजाब में विद्रोह हुआ था कूका विद्रोह, और इसके नेतृत्वकर्ता थे शुरुआत में भगत जवाहरमल, बाद में इसको गुरु राम सिंह कूका ने नेतृत्व किया। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कक्ष विद्रोह हुआ भारतमल और झरेजा के नेतृत्व में। उसके अलावा बघेरा विद्रोह हुआ 1818 में। बिहार में बात करें तो बिहार में ढेर सारे विद्रोह हुए।
कोल विद्रोह बूदो भगत के नेतृत्व में, संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खैरवार विद्रोह 1874 में, मुंडा विद्रोह 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में, युआन जुआंग विद्रोह 1867-68 में रन नायक के नेतृत्व में हुआ था। चेरो विद्रोह जो है वह भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान में भील विद्रोह हुआ था। ये गुजरात का था कक्ष विद्रोह, ठीक है, भारतमल और झरेजा के नेतृत्व में। राजस्थान का भील विद्रोह हुआ था दशरथ के नेतृत्व में, दशरथ हिरिया सेवाराम के नेतृत्व में। वहीं पश्चिम बंगाल में भी ढेर सारे विद्रोह हुए, जिसमें बहावी विद्रोह जो है वो बिहार का है, बिहार का केंद्र था पटना। तो यहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में बहावी आंदोलन जिसका मुख्य केंद्र पटना था। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। उसके बाद फ़कीर विद्रोह हुआ मजनू शाह चिराग के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह हुआ करम शाह और टीपू मीर के नेतृत्व में। फैरजी विद्रोह हुआ दादू मियाँ के नेतृत्व में। उसके अलावा भूमिज विद्रोह हुआ आपका बंगाल में। खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था चक्र बिसोई के नेतृत्व में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में ही हुआ बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में। और संभलपुर विद्रोह सुरेंद्र साई के नेतृत्व में हुआ था। वहीं पूर्वी गोदावरी में कोया विद्रोह हुआ था टोम्पा सोड़ा के नेतृत्व में। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ अल्लरू सीताराम राजू के नेतृत्व में। चेंचू आदिवासी आंदोलन भी हुआ था, नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावत। महाराष्ट्र में जो विद्रोह हुआ उसमें आपका गडकरी विद्रोह बाबाजी अहिरेकर और रामोशी विद्रोह हुआ आपका पश्चिमी घाट में, जिसके नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के। कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ, चेन्नम्मा और रयप्पा ने इसका नेतृत्व किया। तमिलनाडु में पॉलीगारो का विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व कट्टा बामन और गंजाम विद्रोह श्रीकर भंज के नेतृत्व में हुआ। वहीं पूर्वी भारत में बात करें तो इसमें नागालैंड में आपका नागा विद्रोह हुआ रानी गेंडालियू के नेतृत्व में 1931 में। इसको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ 1917 में। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ गुरु राम सिंह और भगत जवाहरमल के नेतृत्व में। और कुकी विद्रोह हुआ आपका मणिपुर में 1917 में। असम में हुआ खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। और इधर चित्तर सिंह का था रामोशी विद्रोह। गोगिनेनी रंगा बाइकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। विभिन्न किसान आंदोलन की बात करें तो मोपला विद्रोह जो कि मारावाड़ तट में चला केरल में, के.एन. हाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के कारण। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में चला, जिसमें दो भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में चला। यहाँ पर जबरदस्ती यूरोपियों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। पावना विद्रोह 1873-76 में बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र सेन यहाँ पर लीडर थे। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के तहत मिली काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र के खिलाफ हुआ था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में हुआ। बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्व करता थे। रैयतवारी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजन के जाल में फंस गए थे और कपास की गिरती कीमत और अकाल के बावजूद उन पर लगान की दर में बढ़ोतरी की जा रही थी। चंपारण सत्याग्रह को तो भूलिएगा ही नहीं, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। कारण था 3 कठिया प्रणाली का विरोध। 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ, खेरा गुजरात में, जिसका नेतृत्व करता थे वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से। हालांकि महात्मा गांधी के लिए बुलाया गया था, वो नहीं गए तो वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व किए। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल करना। अवध किसान आंदोलन, यहीं पर खेरा बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अवध किसान आंदोलन प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में हुआ था और नेतृत्व करता थे झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। अवैध लगान और बेदखली अधिनियम लागू था। अवैध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी हो रही थी। एक्का आंदोलन जो है बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है,
बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी और लगान में विद्रोह के कारण। मोपला विद्रोह का दूसरा चरण जो 1921 में हुआ था, ये काफ़ी घातक था। अली मुसलियार के नेतृत्व में लड़ा गया, अधिक लगान और बेदखली। बारदोली सत्याग्रह सूरत का बारदोली तालुका और इसका नेतृत्व करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यही महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। लगान में बढ़ोतरी मुख्य कारण था, 1928 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 18 में हुआ, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। पंजाब में किसान आंदोलन हुआ, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा में। सोहन सिंह भकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा और इन सब ने यहाँ पर लड़ा था। भू राजस्व में कटौती, ऋण के भुगतान में स्थगन। तात्कालिक कारण था अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, ये सब मुख्य कारण था। तेभागा आंदोलन की बात करें तो दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना यहाँ पर हुआ था। कंपा राम, भवन सिंह और मूली सिंह तेभागा आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच लड़ा गया। तेलंगाना में सामूहिक नेतृत्व था निजाम, जमींदार, साहूकार और व्यापारियों के खिलाफ। भारत की स्वतंत्रता के बाद चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे को भू आंदोलन का जनक माना जाता है। भूदान आंदोलन। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। व्यक्तिगत प्रयासों से सबसे पहले कलकत्ता में शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। वहीं कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन ने किया था। वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया। 1800 में कलकत्ता और असन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और यहाँ किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जो कि सहायक संधि के लिए तो जाने ही जाते हैं। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए का खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो शिक्षा पर 1 लाख का बजट रखा गया 1813 के चार्टर एक्ट में और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार आधा समाप्त किया गया, मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार उनका छोड़ दिया गया था और इसी में ईसाई मिशनरियों को भी आगमन की अनुमति दे दी गई थी इस चार्टर एक्ट के द्वारा। एंग्लिस्टिक ओरिएंटलिस्टिक कंट्रोवर्सी यानी आंग्ल प्रचारीय विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने का जो तरीका है वो इस विवाद से पता चलता है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी जो थे वो भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। मतलब जो आंग्ल थे, मतलब अंग्रेज थे, वो भारतीयों को इंग्लिश सिखाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जो प्राचीनवादी थे वो भारत के परंपरागत ज्ञान और भारतीय भाषाओं को सीखना चाहते थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है ऑकलैंड के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड मैकेले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? लॉर्ड मैकेले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब स्टार्ट हुई? 1835 में जो लॉर्ड मैकाले का संस्मरण पत्र आया उसी के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्टार्ट हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो है अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट की गई। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र को 1854 में जो आया था उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो 1835 का जो मैकाले का स्मरण पत्र है उसी से स्टार्ट हो गया था। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के सुझाव के आधार पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई? 1857 में। मनुस्मृति वह पहला ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में किया गया और यह इसका नाम था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज।
मनुस्मृति पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद जो है सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी में किया गया था। नाम रखा गया था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को दी गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को दिया गया था। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर के कर्वे ने किया था। डॉक्टर के कर्वे ने बम्बई में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे मदन मोहन मालवीय। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा BHU का शिलान्यास किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसका उद्घाटन या शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से हुआ? एनी बेसेंट के सहयोग से। जबकि डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1847 का रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसकी स्थापना जेम्स टॉमसन ने किया था। अब भारत में जो प्रमुख शिक्षा आयोग आए आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले उसको देखेंगे। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था, ठीक है, और उस समय लॉर्ड डलहौजी थे 1854 में। हंटर आयोग आया था, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग था यह, 1882 में आया था। लॉर्ड रिपन थे उसमें उस समय। रैले कमीशन आया था 1902 में और लॉर्ड कर्जन थे, विश्वविद्यालय के लिए आया था विश्वविद्यालय आयोग रैले कमीशन। सेटलर आयोग 1917 में आया, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और मॉन्टेग्यू उस समय जो है भारत के सचिव थे। इंच कैंप आयोग 1927 में आया था, लॉर्ड रीडिंग थे उस समय। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा से ही संबंधित है, 1929 में आई, इरविन थी उस समय। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड है, 1929 में आया, उस समय इरविन थे। सार्जेंट आयोग 1944 में आया, लॉर्ड बेबल थे उस समय। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया, माउंटबेटन उस समय गवर्नर थे। 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित था। 1937 में गांधी जी ने वर्धा योजना दिया था। अब आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देखते हैं तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, जो कि J.A. हिक्की के द्वारा लाया गया था 1780 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वाइसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के समय आया था 1878 में और इसको हटाया था लॉर्ड रिपन ने। 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक था नवीन चंद्र राय। भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया प्रेस सेंसरशिप। अल हिलाल अल बिलाल नामक पत्रिकाएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके जन्मदिन पर हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं, तो इन्होंने अल हिलाल और अल बिलाल लिखा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मॉडर्न रिव्यू पत्रिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इसको रद्द कर दिया और रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला आदमी कौन था? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक पहले आदमी थे जो पत्रकारिता करते हुए जेल गए थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट। इंग्लिश तो बंगाल गजट था जेम्स हिक्की, और पहला जो था हिंदू पैट्रियट था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
मीरातुल अखबार के लेखक कौन थे या संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1978 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? उसका नाम था स्टेट्समैन। रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्टेट्समैन लिखा गया था। और लीडर और अभ्युदय जो है मदन मोहन मालवीय की पुस्तक है या पत्रिका है। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर, जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा लाया गया था, इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? कलकत्ता में। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिट्टन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1878 में। इसको हटाया था रिपन ने 1882 में। 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीति का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो वंदे मातरम जो है अरविंद घोष का पुस्तक है। किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर ने 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था उसका समर्थन किया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन 1859-60 में हुआ था बंगाल में। ठीक है। दिगंबर विश्वास, दो भाई थे, विश्वास हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखा गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा कि बॉम्बे में आयोजित पहला राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को जोड़ती है। लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय खुद करते थे। बंगाल गजट जेम्स हिक्की। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य लाए थे अंग्रेजी में ही। समाचार दर्पण मार्चमैन। दिग्दर्शन मार्चमैन। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। बॉम्बे समाचार द्वारका फर्दुंजी मर्जबान। बंगदत्त द्वारकानाथ टैगोर प्रसन्न टैगोर। जामे जमशेद PM मोतीवाला। रफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है रफ्त गुफ्तार। वही मीरातुल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। सत्यप्रकाश करसोन दास मूल जी हिंदू पैट्रियट। हरिचंद मुखर्जी और गिरीशचंद्र घोष। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार जो कि बम्बई से प्रकाशित होता था। इंदु प्रकाश जस्टिन रानाडे बम्बई से। नेटिव ओपिनियन VN मांडलिक बम्बई में। पायनियर 1865 में। अंग्रेजी प्रेस इलाहाबाद में। कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर घोष। ये प्रश्न पूछा जा चुका है दरोगा मेंस एग्जाम में 2446। 1868 मोतीलाल घोष और शिशिर घोष कलकत्ता बंगाली भाषा में। मद्रास मेल अंग्रेजी प्रेस। बंग दर्शन बंकिम चंद्र भट्ट। द ट्रिब्यून सर दयाल सिंह मजीठिया लाहौर से। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। हिंदू अखबार के लेखक B राघवाचारी थे मद्रास से अंग्रेजी में। बंगाली SN बनर्जी कलकत्ता में। बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस कलकत्ता से। मराठा बाल गंगाधर तिलक। केसरी बाल गंगाधर तिलक। इंडिया दादा भाई नौरोजी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। इंडियन रिव्यू G.A. नटेशन। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। इंडियन सोशलिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष। वंदे मातरम लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से। ठीक है। तो ये आपको समाचार पत्र के बारे में था। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।